गुड मॉर्निंग छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग क्रमचय संचय पढ़ रहे हैं और क्रमचय संचय में से क्रमचय वाला भाग वीडियो के माध्यम से हमने पूरा कर दिया है। और संचय जो है, संचय में हम लोग प्रतिबंध संचय स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने इससे पहली वीडियो में प्रतिबंध संचय के कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं। जैसे पास्कल नियम मैं लिखवा चुका हूं, और एक n वस्तु में से यदि एक से अधिक वस्तु लेनी हो तो उसके लिए जो संचय होगा वो कैसे निकालेंगे, वो भी मैंने कल आपको बताया था। जो फॉर्मूला था 2 की पावर n-1, आपने उसे कर लिया होगा। आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं उसी पर आधारित सवाल हम लेकर चलेंगे, जो प्रतिबंध हमारे सामने रखे गए थे। उन्हीं प्रतिबंधों के आधार पर हम कुछ जब समस्याएं हल करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। कुछ प्रतिबंध जो मैं अभी नहीं बता पाया हूं या बताऊंगा, वो भी मैं आपको साथ साथ क्लियर कराता रहूंगा। तो एक प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है? 4 अध्यापकों तथा 7 छात्रों में से 4 अध्यापकों तथा 7 छात्रों में से 6 व्यक्ति कितने प्रकार से चयनित हो सकते हैं? 6 व्यक्ति कितने प्रकार से चयनित हो सकते हैं? जबकि प्रतिबंध है भाई बच्चों, जबकि पहला प्रतिबंध है केवल एक अध्यापक हो, केवल एक अध्यापक हो, सिर्फ एक। तो कैसे चुनाव होगा? फिर 6 व्यक्ति चुनने हैं। तो ये जो आपका सिद्धांत रहेगा, ये सिद्धांत है गुणा का सिद्धांत। एक तो योग सिद्धांत था, एक गुणा का सिद्धांत था। योग सिद्धांत स्वतंत्र घटना के लिए था और अपवर्जी घटना के लिए आपका गुणा का सिद्धांत लगाया गया था, गुणनफल का सिद्धांत। क्योंकि जब मैंने आपको क्रमचय संचय स्टार्ट किया था, तो एक मैंने आपको प्रमेय बताई थी कि गणना का एक मूल सिद्धांत है, और उस मूल सिद्धांत के अंतर्गत 2 सिद्धांत और आते हैं, एक योग और गुणन सिद्धांत। और ये भी 2 घटनाएं होती हैं, एक स्वतंत्र और एक अपवर्जी। ये मेरी पिछली वीडियो में आप लोग समझ सकते हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पहले पिछली वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहीं से भी अगर कोई वीडियो उठाते हैं, अगर फंडामेंटल चीजें क्लियर नहीं है तो समझ नहीं आएगा। अब आप जो कंटिन्यू हम वीडियो को देखते हैं, उसने कहा केवल एक अध्यापक हो। अब 6 सदस्य जब टीम चुनी जाएगी तो हल जब हम करेंगे तो संचय होना चाहिए। 4 में से हमें एक ही अध्यापक चुनने का अधिकार दिया गया है, यह प्रतिबंध है गुणा। हमें 6 व्यक्ति चुनने थे, हमारे पास बाकी छात्र बचे 7 में से हम लोग 5 छात्र ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास प्रतिबंध लगा है कि अध्यापक एक ही रखना है, तो छात्रों को बढ़ाना पड़ेगा हमें। क्योंकि 6 व्यक्तियों का चुनाव करना है, तो 5 और 6 कंप्लीट हो जाता है। हम इसको फैक्टोरियल के माध्यम से बोलेंगे, जो इनके फॉर्मूले हैं उसके माध्यम से। जैसे हम इसे बोलते हैं 7 - 5, यानी ये बनता है 4 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल गुणा 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये तो हमारा 4 ही रह जाएगा, क्योंकि कैंसिल नहीं हो पा रहा। गलती हो रही बेटा, थोड़ा ध्यान। 4C1
1 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब जब मैं इसे खोलूंगा तो 4 × 3 फैक्टोरियल गुणा 7 6 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल गुणा 2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 और 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो 4 गुणा 7 दिया 21 यानी 84 संख्या आपकी आएगी। सदस्य को चुनाव करने के लिए जो संचय बनेंगे वे बनेंगे 84। पहले प्रतिबंध के आधार पर आपको ये समस्या क्लियर हुई होगी। दूसरा प्रतिबंध क्या है वो भी आप नोट कर लीजिए। दूसरा प्रतिबंध है कम से कम एक अध्यापक हो। दूसरा, कम से कम एक अध्यापक हो। एक तो बात प्यारे छात्रों आप ये नोट करेंगे, पहली वाली कंडीशन में केवल एक, जहां केवल लगेगा उस तरीके के सवाल को आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने पहली मेथड में पहले पार्ट में किया है। इसका फर्स्ट स्टेप जो किया है, जहां कम से कम होगा उसको कैसे हल करना है वो मैं अभी बता ही दे रहा हूं। आप हमेशा ध्यान रखेंगे इन दोनों भाषा, ये दोनों लैंग्वेज को दिमाग में नोट कर लेंगे। सवाल में अध्यापक हो, छात्र हो, मेंबर्स हो, या चुनाव में तो बहुत सारे चुनाव किए जाते हैं, कमेटी के चुनाव हो, उनमें ये भाषा तो बदल सकती है, लेकिन इस भाषा में आपको ध्यान रखना है। इस भाषा को ध्यान रखते हुए ही आप संचय निकालेंगे। अब कम से कम एक का मतलब जो है, अब आप ये समझिए कि एक अध्यापक से लेकर 4 तक में चुनने की छूट दे दी गई है। क्यों दे दी गई है? व्यक्ति 6 रखने हैं। जहां कम से कम का प्रतिबंध आएगा वहां 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो सेकंड स्टेप को करने का तरीका रहेगा वो हल करेंगे जब हम इसे, तो पहला भाग जो हमारा बनेगा, मान लीजिए एक टीचर है, एक अध्यापक, तो प्लस 6 बनाने हैं तो आपके पास 6 बनाने तो 5 छात्र होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 5 छात्र, तब जाके संख्या बनेगी 6। 5 छात्र चयन करने के ढंग क्या होंगे? एक अध्यापक तथा 5 छात्र का चयन करने का तरीका वो क्या होगा? क्योंकि हमारे पास अध्यापक थे 4, 4C1 गुणा 7C5, इनका टोटल आप बनाए रखेंगे वैसे जैसा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी इसमें आगे की जो मैं अगर कंडीशन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड तो मैंने यहां ले लिया है, ABCD भी लेंगे तो भी चल जाएगा। आगे की जो स्टेप बनेंगे, 2 अध्यापक, तब 6 करके तो 4 छात्र रहेंगे, तो 4C2 गुणा 7C4 आपका बनेगा। 3 अध्यापक तो 3 ही, 7C3 4C3 7C3 रहेगा। अब हमारे पास यहाँ 4 ही अध्यापक हो गए, तो हमारे पास यहाँ 2 छात्र लेंगे, तो ये हो गया 4C4 गुणा 7C2। इसके बाद आगे की कंडीशन हमारी नहीं बन पाएगी क्योंकि अध्यापक हमारे पास 4 थे, 4 को 4 हम ले चुके हैं, यानी लास्ट कंडीशन हमारी ये हो सकती है, पहली ये हो सकती है। तो ये चुनाव का जो तरीका है वो यही रहेगा। अब क्योंकि ये चुनाव हो चुका है तो इन चारों ढंगों को योग सिद्धांत से के रूप, अब इसमें योग सिद्धांत क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों घटना, इसमें दोनों क्रम लगेंगे। एक गुणन सिद्धांत भी लगा है जो इन कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, तो ये गुणन सिद्धांत के से हुआ है, लेकिन ये सब अलग अलग रिजल्ट शो करती हैं, तो यहाँ आपका योग सिद्धांत लगेगा। पहले आप लोग
स्वतंत्र घटना और अपूर्जी घटना के जो डेफिनेशंस है उनको एक बार मेरे YouTube चैनल द्वारा या मेरी वीडियो द्वारा आप एक बार दिमाग में रिवाइज कीजिए और नोट कीजिए। जब वे दिमाग में रहेगी तो आपको इन सिद्धांतों को ध्यान में रखने में आसानी रहेगी और हमें इसके बाद क्या करना आपको समझ में आ जाएगा। योग सिद्धांत के आधार पर संचय कितना होना चाहिए 4c1 गुना 7c5 प्लस 4c2 गुना 7c4 प्लस 4c3 गुना 7c5 सॉरी यहाँ था 3 तो 3 हो जाएगा प्लस 4c4 गुना 7c2। इन सबको अब इनकी कैलकुलेशन निकालनी है। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। आप या तो अलग अलग यहीं निकाल लें या इसमें निकाल लें। कैलकुलेशन 4c1 4 ही रहेगा यहाँ क्योंकि आपको निकाल 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 अपॉन 5 से 5 कट जाएगा 2 प्लस 4c2 होता है 4 इंटू 3 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो एक 2 और यहाँ रहेगा और 4 फैक्टोरियल यहाँ 4 और 2 4 और 3 बनेंगे 4 और 3 तो 7 6 5 तक ही बचेगा और 4 से जब 4 कैंसिल होगा तो 3 वाला फैक्टोरियल रह जाएगा 3 गुना 2। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। फैक्टोरियल तो खोलना सभी जानते हैं। अगर कहीं गलती हो रही हो तो आप ध्यान रखें कि उसको सुधारना भी आपका ही कर्तव्य होता है। जो गणना है जो आपका जो मेन पार्ट होता है गणित का वो होता है कैलकुलेशन, जो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आपकी कोई समस्या आप मतलब आराम से सॉल्व कर सकें। 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल रहेगा और 1 रहेगा तो 4 ही रहेगा और ये आपका 3 रहेगा और 4 रहेगा 7 में से 3 का 4 तो 7 गुना 6 गुना 5 4 कैंसिल हो गया 3 गुना 2 ये वाला पार्ट बन गया दोबारा और 4 का 1 होता है इंटू 7 फैक्टोरियल 7 गुना 6 7 में 2 5 2 रहेगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास 3 7 21 21 चौक 84 2 6 6 से 6 7 5 35 दूनी 70 70 दिया 210 प्लस 3 दूनी 6 7 5 35 चौका 140 आई थिंक ये आप कैलकुलेशन आप जानते ही हैं 3 7 के 21। इन सब का जब मैं टोटल करूंगा तो टोटल करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा ध्यान रखें 4 1 5 100 ये हो गया 105 और 245 और 210 ये आपका आएगा 455 ये आंसर आपका। बेटा ये कैलकुलेशन है आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए एक सवाल मैंने कल आपको बताया था खिलाड़ी वाला, वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं जो आपको सवाल बताना चाहता हूं जितने टाइप के होंगे इसमें आपने 2 बातें सीखी। एक केवल 1 दिया हो तो कैसे निकालना और कम से कम 1 हो तो कैसे निकालना। इस सवाल में क्लियर हो गया है। लैंग्वेज कोई भी रहे, बुक कोई भी रहे, बुक से भी मैं मतलब वो नहीं रख रहा हूं, भाषा कोई भी रहे और बुक कोई भी रहे, आपके पास मेथड होना चाहिए। जब मेथड आपका क्लियर होगा तो आपको समस्या नहीं आएगी। आगे जो सवाल अलग होंगे उनको मैं बता रहा हूं। आगे देखिए एक सवाल महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे मैंने कल एक सवाल आपको बहुभुज का बताया था
अगर किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या आपसे पूछी जाए, विकर्णों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो एक तो बात मैंने ये बताई थी कि कोई भी बहुभुज अगर कोई भुजा बनती है तो दो बिंदुओं से मिलकर बनती है। जब तक दो बिंदु हमारे पास नहीं होंगे, उन्हें हम नहीं मिलाएंगे, तब तक भुजा नहीं बनेगी। एक बात। अब किसी भी बहुभुज में देखो विकर्ण तो आमने सामने के पॉइंटों को मिलाया जाता है और रेखा एक सीधी रेखा यानी दो बराबर वाले पॉइंटों को मिलाया जाता है। तो विकर्ण हमेशा यहाँ भी एक समझ ये आ जाता है, अगर चार विकर्ण जो शुरू होते हैं बेटा चतुर्भुज से शुरू होते हैं, इससे पहले विकर्ण शुरू नहीं होते। त्रिभुज से विकर्ण शुरू नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज और चतुर्भुज आप देख सकते हैं ये तीन भुजाएं, इनसे सिर्फ भुजाएं देखो सीधी रेखा तो ये भी है, सीधी रेखा तो ये भी है। अब मैं अगर इनको मिलाता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ भुजाएं बनाती है, ये भुजाएं। यहाँ विकर्ण नहीं बन सकता, विकर्ण की उत्पत्ति अभी तक नहीं हुई, यहाँ विकर्ण पैदा ही नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ भुजा पैदा हुई। विकर्ण कहाँ पैदा हुआ? ये हुआ चतुर्भुज से इसकी शुरुआत हुई। चतुर्भुज से शुरुआत होने के बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी समझिए। देखिए चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। भाई अगर हमारा जो चतुर्भुज है ऐसी शेप में है जिसके हम डायरेक्ट फॉर्मूले जानते हैं, तो हम आयत और वर्ग पहले पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई ये चतुर्भुज किसी भी तरीके का नहीं है, उसके लिए हम लोग विकर्ण इनको मिलाने की आवश्यकता पड़ी। जब इनको मिलाया तो दो त्रिभुज हो गए, तो इसका नाम रखना जरूरी था। अभी भी भुजा है, मेरे हिसाब से तो भुजा ही है, लेकिन इन भुजाओं के साथ हमें इससे डिफरेंट नाम रखना था, तो ये विकर्ण कहलाएगा। अब हमसे चतुर्भुज में कोई पूछने लगे चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, तो बेटा दो से ज्यादा नहीं हो सकते, दो ही होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो डायरेक्ट हम ऐसे ही बता देंगे दो विकर्ण होते हैं। भाई किसी चतुर्भुज में दो ही विकर्ण बन सकते हैं, लेकिन जैसे ही बहुभुज बढ़ता चला जाएगा, जैसे मैंने कल एक दो सवाल बताया था, तो बहुभुज बढ़ने के बाद उनकी विकर्णों की संख्या बढ़ जाती है, हमें पता नहीं लगता कौन सा विकर्ण है कौन सा नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उसके लिए संचय जो एक चैप्टर आप जो पढ़ रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ी, और वो उसके फॉर्मूला में मैंने कल बताया था। अगर किसी चतुर्भुज के या किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला था NC2, दो भुजाओं के मिलाने से ही विकर्ण प्राप्त होता है। देखिए ये दो भुजा मिलाई NC2, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मैं चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं चतुर्भुज की बात करता तो 4C2 करता, 4C2। मैं इस बात को आपको इस फॉर्मूले द्वारा ही सिद्ध करके भी दिखाऊंगा। 4C2 जब आप यहां NC2 कहेंगे तो ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया। इसने तो जो भी अब इसके अंदर जितनी भी मतलब वे हैं भुजाएं हैं, चाहे वो विकर्ण हो चाहे वो आयत की भुजा हो, सबको निकाल देगा, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं तो ये तो सबके लिए हो गया। चाहे वो दो बिंदु यहां मिलाए, चाहे यहां मिलाए, चाहे यहां मिलाए, चाहे यहां मिलाए और चाहे ऐसे मिलाए, उसने सबको निकाल दिया। लेकिन अगर हमें विकर्ण ही पूछना है तो विकर्ण पूछने के लिए 1 2 3 4 यानी n भुजा भी हमें घटानी पड़ेगी। ये एक जनरल फॉर्मूला है, एक सामान्य, उससे मैंने आपको बता दिया कि सभी जगह अप्लाई करना है। अगर हम सिद्ध करना चाहें तो डायरेक्ट बात है, हमारे पास यहाँ चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है? 4, 4C2 भुजाओं की संख्या 4। अगर 4C2 से फॉर्मूला आप इसे बोलते हैं तो 2 फैक्टोरियल आ जाता है। 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल × 2 से 2 2 दूनी 4, यानी यहां बनता है 6। आप बहुत ध्यान से समझिए, विकर्ण अगर बात करते हैं तो इस फॉर्मूले से हम ऐसे ही निकाल दें तो 6 आ रहा है उत्तर। और क्या 6 विकर्ण इसके अंदर है? देखिए 6 विकर्ण है। आप डायरेक्ट इसमें कहेंगे तो सर आप में से बोलते हैं अगर ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो आप कहते हैं नहीं, नो सर इसमें 6 विकर्ण है ही नहीं। तो कितने हैं? 2 विकर्ण है, 1 और 2, तो फिर 6 क्यों है? भैया तो 6 के 6 निकालेगा, तो क्यों निकालेगा? इसने तो एक जनरल बात कह दी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो भी है मैं तो काउंट करूंगा, मुझे तो बताना है क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है। इसलिए इसमें वे भुजाएं घटानी पड़ती हैं जो विकर्ण नहीं है। इसीलिए अगर 6 में से मैं 1 2 3 4 घटा दूं तो 2 ही तो विकर्ण बचेंगे बेटा।
कोई विकर्ण ये बता रहा है, तो इसलिए मैं जनरल फॉर्मूले में n लेस कर रहा हूँ, n घटा रहा हूँ, तो जनरल फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके माध्यम से आप भूल जाएं, आप सोचने लगे कि 2 होते हैं निकल कैसे रहा, तो आप इस माध्यम से आप फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। इतना प्रेशर नहीं होगा, आप छोटी छोटी चीजों को अगर दिमाग में रखेंगे तो हर चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। मेरी बात आपको समझ आएगी, मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बात क्लियर आनी भी चाहिए। इसमें देखिए, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसकी फंडामेंटल चीजों को आप क्लियर करते चले जाएं, यानी फंडामेंटल चीजें आप बहुत ध्यान से, बहुत कायदे से पढ़ें, बहुत ही कंसंट्रेशन में पढ़ें, किसी शोर शराबे में ना पढ़ें, टीवी को देखते समय ना पढ़ें, बहुत ही कंसंट्रेशन से, चाहे खेत में चले जाओ वो एकांत तलाश करो, जब सो जाए सब लोग तब पढ़ो, तो ये बहुत ही आनंद, यानी बहुत ही आनंद देने वाला विषय है। बशर्ते कि आपकी 2 चीजें, एक तो फंडामेंटल चीजें और एक कैलकुलेशन, जहां उलझते हो वहां उलझने खत्म हो जाएंगी, तो आपको मैथ में बहुत आनंद आएगा और अच्छा लगेगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी पढ़ने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। फिजिक्स भी न्यूमेरिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है और टेक्निकल पार्ट है, ऐसी केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल है, ये भी आपके अच्छे हो जाएंगे। तो सवाल देखते हैं, किसी समतल में, ये बात मैं इसको बताने के बाद क्वेश्चन है, किसी समतल में, किसी समतल में 12 बिंदु हैं, किसी समतल में 12 बिंदु हैं, उनमें से 5 बिंदु एक सरल रेखा में है, उनमें से 5 बिंदु एक सरल रेखा में है, उनमें से 5 बिंदु एक सरल रेखा में है, शेष बिंदु में से 3 बिंदु सरल रेखा में नहीं है, शेष बिंदुओं में से 3 बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है, शेष बिंदुओं में से 3 बिंदु सरल रेखा में नहीं है, सरल रेखा में नहीं है। इन बिंदुओं से कितने त्रिभुज बन सकते हैं, इन बिंदुओं से कितने त्रिभुज बन सकते हैं। समस्या है, एक समस्या है बच्चों, समस्या का हल भी हो। जो समस्या मैंने आपके सामने रखी है, ऐसे ऐसे सवाल बहुत सारे बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता बुक में हमारे क्या दिया है, ये जरूरी है कि जो दिया है उसको आप सोचते कैसे हैं, उसका सोचने का नजरिया, ढंग कैसा है। अब आप डीपली जाइए, डीपली क्या जाइए, पढ़ेंगे भाई सवाल को, इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, हमें तो यही बताया कि एनसीईआर के द्वारा हम सवाल हल करते हैं, कुछ प्रतिबंध बताए जा रहे हैं, उन प्रतिबंधों को मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन समस्या क्या रखी है मैंने, किसी समतल, ये तल लीजिए, 12 बिंदु है इसमें, इनमें से 5 बिंदु एक सरल रेखा में है, जो सरल रेखा में है शायद उनसे त्रिभुज ना बन पा रहे। तो त्रिभुज बनाने के लिए बेटे कम से कम हमें 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ये 1 2 3। अब ये 3 बिंदु दे दिया, अगर इनसे त्रिभुज बने 9, इससे सरल रेखा बनेगी, मिला दिए भाई हमने। अगर हम त्रिभुज की डेफिनेशन बात करें तो क्या, 3 बिंदुओं को मिलाने वाली 3 बिंदुओं से मिलकर बनने वाला आकृति एक त्रिभुज कहलाती है, लेकिन वे सरल रेखा में ना हो। अगर वे तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा, लेकिन डेफिनेशन तो कहती है। जब डेफिनेशन कहती है तो हमारे पास समतल में बिंदु कितने थे, 12, और 12 में से अब त्रिभुज बनाने दिया हम तो 3 वाले लेंगे, तो अब 12 C3 से तो हमारे सारे त्रिभुज बन जाएंगे। अब वो त्रिभुज हैं या नहीं है, लेकिन 12 C3 3 बिंदुओं को मिलाकर संचय निकाल रहा है। अब उनसे कितने त्रिभुज बन रहे ये समझना भाई, यही तो चीज है हमारे यहाँ, हम
क्या कर क्या रहे हैं। अब ये चीज तो हमने समझनी है। तो बेटे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज निकालेंगे, हल करेंगे। कुल बिंदु कितने भैया, समतल में बिंदु 12। त्रिभुज बनने में कितने चाहिए, 3। आप समझ रहे होंगे मेरी भाषा को। तो कुल त्रिभुज बनेंगे 12C3। कितने बनेंगे बेटा, 12C3। मैंने बताया बेटे, देखो इसके लिए त्रिभुज के किसी समतल में तीनों बिंदु अलग अलग हो। अब बार ये बन गया। अब जब ये बिंदु अलग आया तो ये भी बन गया, क्योंकि वे सरल रेखा थी, ये भी बन गया। और अगर यहां एक बिंदु होता, ये सरल रेखा कहलाएगी। यहां एक बिंदु होता तो ये सरल रेखा कहलाएगी। लेकिन ये तीन चीज तो बना के आ रही, ये चीजें जो ऐड होगी, ये ऐड होगी, ये ऐड होगी, यहाँ एक बिंदु है ये भी ऐड होगी, यहाँ एक बिंदु है ये भी ऐड होगी, यहाँ एक बिंदु है ये भी ऐड होगी, ये तो सरल रेखा ही कहलाएगी। यानी ये चीजें एक्स्ट्रा आ गई इसमें। तो अगर देखिए ये बातें आप समझिए, एक प्रैक्टिकली मैंने आपको यहाँ क्लियर कराया है। अगर इसको निकालने की बात करते हैं, ये तो आप जानते हैं। इस पे थोड़ी मैं आपको ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ, मैं तो इस पे वीडियो बना के भेज रहा हूँ कि आपकी समझ में आए। मेरा मकसद क्या है, ये चीजें सब क्लियर हो कि आप लोगों के पास जो फंडामेंटल चीजें आप तक नहीं पहुंच पा रही है, मेरा मकसद ही है। तो 12 में से 3 जाएंगे, 8 फैक्टोरियल बचते हैं, 9 फैक्टोरियल बचते हैं। इस तरीके की कोई गलती हो तो बेटा ध्यान अवॉइड भी करेंगे और कैलकुलेशन को आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। 12 × 11 × 10 × 9, 3 × 2, 9 फैक्टोरियल, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और 6 × 12 110, 220। अब मैं इसे आंसर नहीं कहूंगा बच्चा, कि 220 तो वे सभी चाहे रेखा हो चाहे त्रिभुज है, सबका चयन है, कुल त्रिभुज बनेंगे। मैंने गलत कह दिया ये बात, त्रिभुज नहीं बनेंगे भैया। 3 बिंदुओं से, जो 3 बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति कहेंगे। 3 बिंदुओं को मिलाने का संचय। मैं ये 3 बिंदुओं को मिलाने का संचय कहूंगा। मैं तो ये बात क्यों कहूं भैया, त्रिभुज तो इसमें है ही नहीं, कुछ रेखा भी तो है। जो रेखाएं हैं वो भार करनी है, और कैसे भार होगी आप लोग समझिए। इसमें कहा था 5 बिंदु एक सरल रेखा में है, तो शेष बिंदु, अब जब 5 बिंदु सरल रेखा में है तो वे जो 5 बिंदु है वो भैया वे जब मिले होंगे, अब जो सरल रेखा है वो कितनी है, सरल रेखा है 5 बिंदु ऐसे थे जो सरल रेखा में थे, एक लाइन में थे, 5C3। मैं इनको निकाल देता हूं। क्यों निकाल दो बेटा, क्योंकि यहां मेरे पास ये ऐड होगी 3 के रूप में, 3 को मिलाना था मुझे। तो 5C3 के माध्यम से यहां जो सरल रेखा बन रही है 3 × 2 फैक्टोरियल, 5 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। आप सब जानते होंगे, आप लोगों को पता है ये 10 आ गया। यानी ऐसी सरल रेखाएं 10 हैं जो इसके अंदर आ चुकी हैं। कुल त्रिभुज बनेंगे 220 - 10 = 210। आपको समझ आया होगा। ये चीजें मैं आपको जो भी थोड़ा सा भी डिफरेंट, जो भी थोड़ा अलग होगा वो प्रश्न मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए बच्चों, आप लोग एक ताश के पत्तों वाला सवाल है, बहुत बार पूछा जाएगा। एक तो ताश के पत्ते, एक खिलाड़ी, एक डाइस होती है, डाई मतलब जिसे हम शतरंज खेलते हैं। आपने महाभारत में देखा होगा, शकुनी पासे रखते थे, उस पासे को फेंकते, पोबारा वगैरह आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। डाइस जिसमें 6 गोटियां होती हैं, आप लोग छोटे छोटे बच्चे खेलते भी हैं, उसके भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन्हीं पे आपको फोकस करना है। ताश के पत्तों को, जिसके पास ताश के बारे में नहीं जानते हैं, खेलने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर घर में ताश के पत्ते हैं तो एक बार आप खोल के देखेंगे
उनके कलर नोट करेंगे, पत्तों के प्रकार नोट करेंगे, किसको क्या कहा जाता है। आप गांव में किसी से भी जो जानकार है रखता है, वो पहले आप उनकी जानकारी जुटाएंगे। क्योंकि एक सवाल है जिसमें मैं भी कोशिश करूंगा आपको ये बात बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। ये प्रश्न और आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन और बचेंगे, 2 या 3, वो मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। एक बार मैं वीडियो चेक करता हूं कि दिक्कत तो नहीं आई है अभी तक। ठीक है। एक सवाल है, 52 ताश की एक गड्डी में, 52 ताश की एक गड्डी में गड्डी में 52 ताश की एक गड्डी में गड्डी से 4 पत्तों को चुनने के तरीके की संख्या क्या होगी। गड्डी से 4 पत्तों को चुनने, 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या क्या होगी। चुनने के तरीकों की संख्या क्या होगी। जबकि प्रतिबंध है, इन तरीकों से उनको चुना जाना चाहिए। नंबर 1, प्रतिबंध के आधार पर हम लोग सवाल निकालेंगे। देखिए, पहली बार तो बिना प्रतिबंध के हम निकाल लेते हैं, बिना प्रतिबंध के हल करेंगे। जो प्रतिबंध आते रहेंगे बिना प्रतिबंध के, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। जब प्रतिबंध नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से निकाल रहा हूं बच्चों, इसकी जरूरत पड़ेगी। कोई प्रतिबंध नहीं है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें घटाना ही पड़ सकता कहीं। तो जब कोई प्रतिबंध नहीं है तो संचय आप लोग सब निकालना जानते हैं कि 52 पत्तों में से 4 का चुनाव करना, तो 52C4 होना चाहिए। कैलकुलेशन जो कहेगी वो कहेगी 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 52 में से 4 गए 48 फैक्टोरियल। आई थिंक यही होना चाहिए। 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 48 फैक्टोरियल पर आप छोड़ दीजिए इसको। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 48 फैक्टोरियल पर इसलिए छोड़ा गया ताकि इससे कैंसिल हो जाए। आप समझ गए होंगे सब बच्चे। अब इसकी कैलकुलेशन आप अपने स्तर पे कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, मैं भी कर सकता हूं, बेटा सभी करेंगे। अब हमारे पास इसे काट दीजिए। 4 3 4 17 और 50 25, इन सब की गुणा करेंगे 49 के साथ और ये आएगा आपका। ये मैं क्योंकि इधर बना रहा हूं क्योंकि मुझे अपने अगले प्रतिबंध भी इसमें निकालने हैं। ये आपका बन गया है गुणा करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे या इसका सेकंड भाग, सेकंड था नहीं, फर्स्ट ही था, लेकिन ये तो मैंने अपनी तरफ से निकाल लिया, लेकिन सेकंड मान लीजिए। ये कह रहा है 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों, 4 पत्ते एक ही प्रकार के। इसमें पहली कंडीशन क्या है, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों। जब मैं इस बात को लिख रहा था तो मेरे दिमाग में पत्ते भी चल रहे थे। क्यों चल रहे थे? मैंने पत्ते देख रखे हैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में हो या कंपटीशन में हो, हमारे पास समय ही नहीं होता। अगर समय होता तो हम सवाल सारे करके आते, समय नहीं होता, समय भी लिमिटेड होता है। तो हम सवाल भी लिखते रहे और सोचते भी रहे तो दोनों काम अगर जल्दी हो जाते हैं तो बहुत जल्दी सवाल भी हो जाता है। अब जिन्हें कहा चारों पत्ते एक ही प्रकार के हैं,
एक ही प्रकार का मतलब है, 4 पत्ते एक ही प्रकार का मतलब क्या होना चाहिए? देखिए बच्चों, आप लोग अगर सवाल उनको देखेंगे ताशों को, तो ताश की गड्डी को देखेंगे तो ताश को 13 पत्तों के रूप में बांटा गया है। 13 पत्ते। 13 पत्ते किस तरीके से होते हैं? 21 से लेकर 13 तक। पहले पत्ते को इक्का और 13 वाले पत्ते को बादशाह कहा जाता है, इनके नाम है। ठीक, तो अब एक ही प्रकार की चीज अगर हमें ढूंढनी है तो 13 में से या तो 4 इक्के निकालो। ठीक, चारों में से एक ही प्रकार के। अब इक्के वो कैसे ही हों? एक इक्का चिड़ी का होता है, एक हुकुम का होता है, एक पान का होता है, एक ईंट का होता है। आप क्योंकि मैंने देखे हैं तो मैं बोल रहा हूं, आप भी देखिए आज। तो मेरे पास इनको निकालने के लिए बेटे 4 भाग हो चुके हैं, 4 ही पत्ते चुनने हैं। अब 4 पत्ते चुनने का आज मेरे पास संचय का जो क्रम बैठता है इस प्रतिबंध के अनुसार आप भी गौर के देंगे, मैं इसे वैसे नहीं बता रहा हूं बेटे। 4 कलर हो गए, 4 भाग हो गए, 13 हुकुम ब्लैक होता है, पान, ईंट, चिड़िया ईंट का पान। अब हम जैसे चुनेंगे, अब एक ही प्रकार से मेरा मतलब बेटा इक्का लेना है। इक्का मान लीजिए इक्का लेना, एक हिस्सा लेंगे इक्का, एक हिस्सा लेंगे, एक हिस्सा लेंगे, एक हिस्सा लेंगे, चारों एक ही प्रकार का हो गए, मतलब इक्के ही तो हो गए। तो 4 ही बनते हैं, तो पत्ते 4 लेने हैं। 13C4 और 13C4 और 13C4 आपका ये बन के आएगा। गड्डी में जो पत्ते हैं ईंट, चिड़ी, हुकुम, पान और प्रत्येक पत्ते 13 होते हैं। प्रत्येक 4 ईंट के पत्ते चुने जा सकते हैं। 4 प्रत्येक में एक ही प्रकार के 4 ईंट के पत्ते चुने जा सकते, हुकुम के चुने जा सकते हैं, 4 पान के चुने जा सकते हैं और 4 इक्के से में। ये बात मैं गलत बता रहा था, थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें कलर बदल गया है। इसमें आप ऐसे समझिए 13 में से 4 हुकुम के पत्ते चुने जा सकते हैं, 4 पान के चुने जा सकते हैं और 4 ईंट के चुने जा सकते हैं। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट जो प्रकार बनता है वो ये बनता है। और इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 गुना 13 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल। 13 में से 4 गए 9 फैक्टोरियल। गुणा भाग करनी है, 4 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुणा 9। 9 पे क्यों रुकेंगे? 9 यहाँ भी है, इससे ये कैंसिल होगा। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 के 12 और 2 दूनी 4, 13 दूनी 26। मल्टीप्लाई आप भी करेंगे, 13 दूनी 26 और 110। 11 26 26, 11 का मतलब होता है 26 26 6 8 2 0 2860। आई थिंक ये आना चाहिए 2860। ये आपका पहला प्रतिबंध क्लियर करो। मैं समझता हूं आपकी बात समझ में आनी चाहिए और आई भी होगी। आपका पहला प्रतिबंध क्लियर हो जाता है। इसके बाद ये आंसर कहीं जरूरत पड़ी तो पहले प्रतिबंध के अनुसार 2860 जरूरत पड़ी तो हम इसका यूज करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं सबको। प्रतिबंध देखता हूं सेकंड क्या कह रहा हूं। 4 पत्ते 4 भिन्न भिन्न प्रकार के हों। 4 पत्ते चारों ही कैसे प्रकार के? भिन्न भिन्न प्रकार के। 4 पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के हों। अब देखिए पत्ते तो 4 ही चुनने हैं, चारों का प्रकार हमें बदल देना पड़ा। यानी एक पत्ता लेंगे हम पान का, एक ईंट का, एक चिड़ी का, एक घुम का। तो ये तीनों घटनाएं गुणित सिद्धांत पर आधारित होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि पहला चुनाव हमने किससे किया? ये तो हमारा पहली घटना दूसरी पर कोई निर्भर नहीं करती है। मैंने अपोर्जी घटना आपको क्लियर करा चुका हूं पहले। आप एक बार वीडियो देखिए अपोर्जी घटनाएं क्या है। गुणित क्यों होंगी? क्योंकि एक दूसरे जुड़ी हुई है। 4 पत्ते चुनने हैं और सब अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप के। चारों पत्ते भिन्न प्रकार के हैं। तो ऐसे में जो क्रम संचय बनेगा आपका,
जिसे आप कॉम्बिनेशन बोलते हैं। 13 C1, पत्ते तो 13 ही होते हैं, हुकुम के 13 ईंट के, गुणा 13 C1 गुणा 13 C1 और गुणा 13 C1। ये आपका एक प्रकार बन जाता है जो मैंने आपको क्लियर कराया। 13 C1 के हिसाब से आपके पास ये, क्योंकि ये मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था लेटर बॉक्स वाला, बेस इसमें क्या है, पत्ते हैं और 4 का चुनाव करना, वो था n की पावर r वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझाया था। आप ध्यान दें, लेटर बॉक्स 6 लेटर डालने हैं और 3 लेटर बॉक्स हैं तो 3 की पावर 6, ये मैंने वही सवाल आपके सामने भी रखा है। तो 13 C1 के हिसाब से यहाँ 13 × 13 13 × 13 आ गए, 13 की पावर 4 आ जाएगी, आप समझ गए होंगे। तीसरी कंडीशन है तस्वीरें हैं, तस्वीरें हैं, तीसरी कंडीशन में तस्वीरें निकालनी है। तो थर्ड कंडीशन आप लीजिए, सेकंड की है। फर्स्ट तो मैंने मान, ये तो मैंने पहले ही निकालेगा, पहली दूसरी निकल चुकी, तीसरी कंडीशन है तस्वीरें हैं, तस्वीरें कौन कौन सी होती हैं। अब पत्ते की तो मैंने क्यों कहा आपसे, भाई घर जाइए, ताश के पत्ते लीजिए और देखिए पर तस्वीरें 9 जो पत्ते 9 तक होते हैं, 9 या 10 तक तो कोई तस्वीर नहीं होती। एक सिंपल आपके सवाल हो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद जैसे 11 आएगा उसका नाम रखा है गुलाम, तस्वीर होती है उस पर। 12 आएगा बेगम और 13 आएगा तो बादशाह होगा। तो अब तस्वीरें हमारी 3 बनती है बच्चों, कितनी बनती है, 3। तो इसने तीसरी केस में जब कहा तस्वीरें होनी चाहिए, तो तीसरा केस गड्डी में कुल 12 तस्वीरें हैं। कुल तस्वीरें कितनी, ताश की गड्डी में तस्वीरों की संख्या 12 कैसे बैठेंगे भाई, मैंने आपको पान के पत्ते बताए 13 में गुलाम बेगम और बादशाह, हर उसमें 3 पत्ते आपके बन के आ रहे हैं, 3 यहां से, पान ईंट 13 पत्ते, 3 यहां से, चिड़िया 13 में से 3 यहां से आए, ये वाले पत्ते, और एक होता है गुलाम, पान ईंट, और एक और होता है जैसे हुकुम कहते हैं, हुकुम के पत्ते ब्लैक कलर के होते हैं। 3 यहां से, 3 4 12 हमारे पास बना, और 12 में से हमें 4 का चुनाव करना, तो संचय कितना है, 12 C4, 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 और गुणा 8 फैक्टोरियल, यानी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 4 के 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा कट नहीं रहा, कट जाना चाहिए था, यह तो गलती हुई, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 12 गुणा 11 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 8, ये 2 कैसे हो सके, 4 या 12 11 10, 8 से 8 कैंसिल हो गया, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। नहीं, पॉइंट में कब आ रहा, पॉइंट में नहीं आ रहा, मैं गलती कर रहा हूं। 110 ये 110 गुणा 9 990/2, 2 चौक 8, 2 नी 18, शायद 895 संख्या आनी चाहिए। ये मैं गलत कर क्या 2 चौक 8, 495 आनी चाहिए, गलती कर 2 चौक 8। ये तीसरा प्रतिबंध आपका क्लियर हो गया। तीसरे के बाद चौथा प्रतिबंध है आपका, तस्वीरों वाला जा चुका, 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के हों, 2 पत्ते लाल रंग तथा 2
काले रंग के हों। हर सवाल में लॉजिक रहेगा। अब लॉजिक क्या है, आपको पत्तों पे भी ध्यान देना है। अब तक तो पत्तों पे ध्यान नहीं दे रहे थे हम लोग, तभी सवाल निकल रहे हैं। इसने कहा 2 पत्ते लाल रंग और 2 काले रंग के हों। अब बात आती है लाल और काले में, हमारे पास जो पत्ते आप देखेंगे 2 ही रंग होते हैं पत्तों में, रंगों के हिसाब से पत्ते, रंगों के हिसाब। अगर रंगों के हिसाब से पत्तों को जाने, रंगों के हिसाब से पत्तों की संख्या 26 + 26 होती है। कितनी होती है? टोटल 52, क्योंकि इसमें 2 ही कलर होंगे, एक तो रेड होगा और एक ब्लैक होगा। ईट और पान को रेड कलर में रखा गया, चिड़ी और घुन को ब्लैक कलर में रखा गया। और पत्ते निकालने 4 भैया, 2 तो कह दिए इसने, 2 पत्ते लाल और 2 पत्ते काले, तो लाल में से लाल निकालने पड़ेंगे और काले में से काले निकालने पड़ेंगे। आप समझ गए होंगे। तो आप ये बात भी मेरी क्लियर हो जानी चाहिए। तो आपका जो संचय बनेगा वो क्रम का ध्यान नहीं है, वो 26C2 × 26C2 होगा। समझ गए होंगे आप। ये कह सकते हैं आप स्क्वायर करने के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 26 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल का स्क्वायर करेंगे। 26 × 25 × 24 2 × 24 24 से 24 13 गुणा करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। अब ये तो कैलकुलेशन है भाई, मैं करूँ या आप करें, एक ही बात है। तरीका मैंने बता दिया। 13 × 5 = 65, 6 13 × 26 और 6 13 × 26 और 6 325 का स्क्वायर करेंगे तो 325 का जो स्क्वायर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा 10 56 25। आप 10 56 25 आपकी समझ में आया। एक कंडीशन और बच रही है, सभी पत्ते एक ही रंग के हों। सभी पत्ते एक ही रंग के हों। सभी पत्ते एक ही रंग के हों। अब एक ही रंग के होने का मतलब है अब 4 अलग उसमें से निकालने पड़ेंगे भैया, 4 उसमें से निकालने पड़ेंगे। तो अब यहां जब सभी पत्ते एक ही कलर के होंगे, यहां आ जाता है योगात्मक सिद्धांत। यहां आपकी घटनाएं बदल गई हैं, उसमें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। आप बार बार वही डेफिनेशन जरूर सुने और देखें, उसमें मैंने बड़ा जोर दिया था, फंडामेंटल चीजें। क्योंकि यहाँ कहाँ योग लग रहा, कहाँ गुणा लग रहा, आपको भी तो पता होना चाहिए। जब तक पता नहीं होगा आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कहा सभी पत्ते एक ही रंग के हों। भाई रंग तो 2 बताए मैंने, लाल और काला। तो संचय जो बनेगा वो भैया 26 पत्ते में से 4 एक ही कलर में लेंगे तो 4 ये होंगे, और दूसरा 26 पत्तों में से 4 लेंगे तो ये होंगे। अब जब एक ही कलर का है तो दोनों में तो चुनाव किया जाएगा, या इसमें से भी इसमें से भी। अगर लाल होगा तो लाल ही रहेंगे, काले भी लेंगे, ये छोड़ना कुछ नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ बचा 2 × 26 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 26 में से 4 गए 22 फैक्टोरियल। 2 × 26 × 25 × 24 × 23 × 22 4 × 3 × 2 × 1 22 फैक्टोरियल। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 4 किया 12 दूनी 24 कैंसिल हो गया। सब गुणा करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही आप रखेंगे। 29900 आई थिंक ये आपका आएगा, मैं समझता हूं और पूर्ण विश्वास भी रखता हूं कि आपकी बात समझ में जरूर आएगी। प्यारे छात्रों, मेरे भाइयों जो मेरे लेवल के हैं, बहुत कायदे से आप लोग सवाल कीजिए। ये क्योंकि दिमाग पे इसमें प्रेशर डालना पड़ता है, रीजनिंग टाइप के प्रश्न होते हैं, इनकी जो फंडामेंटल चीज़ है वो बहुत कायदे से कीजिए। ये आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो आएंगे उनमें इनका बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैं इसके बाद वीडियो यानी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो कॉम्पिटिटिव जो जनरल कंपटीशन है
उनकी भी तैयारी कराने की मेरा विचार है। जो मैथ के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनकी छोटा मेथड क्या हो सकता है, ये भी मेरा समझाने का एक विचार है। आप लोगों का प्यार मिलता रहा, वीडियो आप लोग फॉरवर्ड करते रहे या लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों को मतलब जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद छात्रों। अगर अभी भी किसी को मेरे चैनल का नहीं पता है तो वो है मैथ्स बाय संजय सर और व्हाट्सएप नंबर है 9720365204। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जो प्रश्न हैं उन्हें लेके आएंगे जो अलग अलग होंगे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी आशीर्वाद के साथ मैं संजय उपाध्याय आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद छात्रों।